हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, हिंदी मीडियम की, उसमें आज हम अपनी प्रश्नावली 2.3 करने वाले हैं। 2.1 और 2.2 चैनल पे अपलोड है, आप वहां से कर सकते हैं। 2.3 सिर्फ छोटी सी प्रश्नावली है, 3 या 4 क्वेश्चन इसके अंदर आपके पास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी के बचत बैंक खाते में 500 रुपये हैं। बैंक खाता आप सब समझते होंगे, ठीक है। उसे 150 प्रतिमाह जेब खर्च के रूप में मिलता है। दूसरे महीने से लेकर प्रत्येक महीने के अंत में उसके खाते में कितनी धनराशि होगी। nवें महीने में उसके खाते में जमा धनराशि को दर्शाने के लिए रैखिक व्यंजन ज्ञात कीजिए। देखो, आपसे यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी है, उसके बचत खाते में अभी 500 रुपये हैं और उसको हर महीने 150 रुपये मिलते हैं। तो आपको दूसरे महीने से बताना है कि उसके खाते में कितने पैसे होंगे। साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि nवें महीने में उसके खाते में कितने पैसे होंगे और इसका रैखिक व्यंजन भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, उसके बचत खाते में कितने पैसे हैं, 500 रुपये। तो पहले तो हम वही लिख देते हैं। बचत खाते में कितने पैसे थे, 500 रुपये थे। ठीक है, बचत खाते में 500 रुपये हैं। पहले महीने के आखिरी में कितने होंगे, इस 500 में उसने 150 रुपये और जोड़ दिए होंगे, है ना। तो हम वो चीज़ यहाँ निकालते हैं, क्योंकि हमें तो दूसरे महीने का बताना है। तो हम पहले यहाँ लिख देंगे कि पहले महीने के आखिर में उसके पास होंगे 500 प्लस 150, तो कुल मिला के उसके पास 650 रुपये होंगे पहले महीने के आखिरी में। ऐसे अब हम दूसरे महीने के आखिरी का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपसे कह रहा था दूसरे महीने से लेकर प्रत्येक महीने के अंत में उसके खाते में कितने धनराशि होगी, वो आपको बतानी है। तो अब हम दूसरे महीने के निकालते हैं यहाँ पर। तो दूसरे महीने के आखिर में कितने होंगे, 650 में 150 जोड़ दोगे, यही करोगे। या फिर इसका तरीका एक और है करने का। वो क्या, 500 तो पहले से ही थे आपके पास, 150 रुपये पहले महीने के आखिरी में जोड़े, ठीक है। 150 रुपये आप दूसरे महीने के आखिरी में जोड़े, तो इसका मतलब आप कितने हो जाएंगे, 800 रुपये हो गए। यही किया, 2 बार 150 जोड़ा। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो। ऐसे में बार बार अलग तरीके से क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि इसका आपको रैखिक व्यंजन भी ज्ञात करना है। इसको आप या ऐसे भी लिख सकते हो, 500 प्लस 150 गुना में 2। अब 2 बार 150 का गुना कर दोगे ना, पहले महीने के और दूसरे महीने के। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ तीसरे महीने की बात करूं, तो तीसरे महीने के आखिर में कितने हो जाएंगे, 500 तो उस पर स्टार्टिंग थे, 150 उसने 3 महीने मिला के जोड़े होंगे, तो 150 इंटू में 3 कर दिया मैंने, ठीक है। तो कितने आ जाएगा, 950 रुपये। तो ऐसे आप हर महीने का निकाल सकते हो, चौथे महीने का भी, 5वें महीने का भी, छठे महीने का भी। आपको कह रहा है कि nवें महीने का ज्ञात करो कि कितना होगा। तो जोन सा भी महीना है, आप क्या कर रहे हो, 150 में उससे गुना कर रहे हो, है ना, और आपका आंसर निकल के आ रहा है, यही कर रहे हो ना। तो फिर हम ऐसे ही करते हैं यहाँ पर। अगर हमारे को nवें महीने का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर n से गुना कर देते हैं उसको, क्योंकि उसने हमारे को ये नहीं बताया कि कितने महीने का निकालना है, नहीं बताया ना। तो nवें महीने का हमसे पूछा था, तो अब हम सीधा सीधा यहाँ लिख सकते हैं। तो nवें महीने के आखिर में उसके पास कितने पैसे होंगे, 500 रुपये तो उसके पास स्टार्टिंग में ही थे, प्लस 150 इंटू में n हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 500 प्लस 150n। अब ये n कुछ भी हो सकता है, आपसे 8 महीने का भी पूछ सकता है, 9 महीने का भी, 10 महीने का भी। तो आप n की जगह वो मान रखो और उसके बाद वो निकाल दो। तो ये आ गया आपका nवें महीने में उसके खाते में जमा धनराशि को दर्शाने के लिए रैखिक व्यंजन लिखिए। अब इसका आपको रैखिक व्यंजन लिखना है। तो इसका रैखिक व्यंजन क्या होगा आपके पास, तो ये इसका रैखिक व्यंजन है nवें महीने का। तो बस यहाँ लिख दो, रैखिक व्यंजक
इज इक्वल्स टू 500 प्लस 150n। तो जिस भी महीने का निकालना हो n की जगह वो मान रखना और आपका उस महीने का निकल जाएगा कि उस महीने के आखिरी में आपके बचत बैंक खाते में इतने पैसे होंगे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक रैली 120 सदस्यों के साथ प्रारंभ होती है। प्रत्येक घंटे के पश्चात 9 सदस्य समूह से बाहर हो जाते हैं। 1 2 3 चलता जा रहा है ऐसे। घंटे के पश्चात कितने सदस्य रैली में बने रहेंगे? nवें घंटे के अंत में शेष सदस्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए रैखिक व्यंजक ज्ञात कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है कि रैखिक व्यंजक बताना है। आपसे कह रहा है एक रैली है, उसके अंदर आपके पास 120 सदस्य हैं और हर घंटे आपके पास क्या हो रहा है, 9 सदस्य कम होते जाते हैं। हर घंटे पे 9 सदस्य कम हो रहे हैं। तो आपको बताना है 1 2 3 4 5 घंटे बाद कितने सदस्य हो जाएंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और साथ के साथ क्या करना है, इसका रैखिक व्यंजन भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो सबसे पहली बात, कुल सदस्य स्टार्टिंग में कितने थे हमारे पास, अगर हम देखें तो 120 सदस्य थे। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं शुरू में कुल सदस्य की संख्या, कितनी संख्या है, 120 है। हर घंटे के बाद आपके पास क्या हो रहा है, 9 सदस्य कम हो रहे हैं। हर घंटे के बाद हो रहे हैं 9 सदस्य कम। ठीक है, तो पहले घंटे के बाद कितने होंगे, पहले घंटे के अंत में सदस्यों की संख्या, तो 120 में से आप क्या करोगे, 9 को घटा दोगे। ठीक है ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा। दूसरे घंटे के बाद कितने होंगे, तो दूसरे घंटे के अंत में सदस्यों की संख्या, तो आप 111 में से 9 को माइनस कर दोगे, यही करोगे, तो आपके पास 102 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद अब आप क्या करोगे, तीसरे घंटे की संख्या निकालोगे। तो आप कर क्या रहे हो, यहां पर आपने इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो या डाल के 120 में से 2 बार 9 को घटा दो, पहले घंटे का भी और दूसरे घंटे का भी, बात तो वही आएगा, तो 102 ही। हमें रैखिक व्यंजक बनाना है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे अब आप यहां पर तीसरे घंटे की संख्या निकाल सकते हो आसानी से। तो यहां पर लिखते हैं तीसरे घंटे के अंत में सदस्यों की संख्या, तो वो कितनी हो जाएगी, 120 माइनस 9 इंटू 3 हो जाएगी। ठीक है ना, तो 120 माइनस का 27 हो गई। तो 0 में 10 में से 7 गया 3, 11 में से 2 गया 9, तो 93 बचे। तो ऐसे आप हर घंटे की निकाल सकते हो। तो nth घंटे की कैसे निकालोगे, तो nth घंटे के अंत में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो 120 माइनस 9 इंटू में n हो जाएगा, क्योंकि जितने घंटे आप 9 से उसी को ही तो गुना कर रहे हो। तो 120 माइनस 9n, और यही आपका क्या बन जाएगा, रैखिक व्यंजक बन जाएगा, वो आपको निकालना था। तो आपका रैखिक व्यंजक आ गया यहाँ पर 120 माइनस का 9n। क्लियर? ये था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, बस इसमें क्या था, आपको रैली में एक सदस्य दे दिए थे, उसे अकॉर्डिंग निकालना था। बस ये ध्यान रखना कि 111 में से 9 को ना माइनस करके एक अपना पैटर्न बनाना पूरा कि 120 में से 9 जा रहा है, फिर 120 में से 9 इंटू 2, इस तरीके से, ताकि आप लास्ट में एक रैखिक व्यंजक बना सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, मान लीजिए कि एक आयत की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। एक आयत है, उसकी लंबाई आपको दे रखी है, तो मैं यहाँ पर साथ साथ लिखती रहती हूँ। तो उसकी लंबाई मुझे 13 सेंटीमीटर दे रखी है। आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अगर उसकी चौड़ाई 12, 10 और 8 होगी तो
मतलब 3 है, तो इसके 3 केस हैं। पहले केस में अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो वो मेरे पास है 12 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल तो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मुझे पता है, L इंटू में B होता है। तो यहाँ पर L इंटू में B आ जाएगा, इसका मतलब 13 इंटू में 12 आ जाएगा। ठीक है, इंटू करके आ जाएगा। उसी तरीके से आप 10 का निकाल सकते हो, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, 8 का निकाल सकते हो। तो क्षेत्रफल तो हमने आसानी से निकाल लिया। उसके आगे आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आयत के क्षेत्रफल को दर्शाने वाला रैखिक प्रतिरूप को भी ज्ञात कीजिए। आपको इसका रैखिक प्रतिरूप भी लिखना है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में मेरे पास जो चौड़ाई है वो है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो अब मेरा क्षेत्रफल कितना आएगा, L इंटू बी। ठीक है, तो इसका मतलब 13 इंटू में 10, तो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तीसरे वाले पार्ट में मेरी जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर है। तो अब चौड़ाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो अब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, L इंटू में B। तो इसका मतलब आ जाएगा 13 इंटू में 8। तो 13 को 8 से इंटू कर दो तो आपके पास 104 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपसे यहाँ पर क्या रहता है, रैखिक प्रतिरूप भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो अब वो कैसे लिखेंगे, आप कर क्या रहे हो, क्षेत्रफल का ही तो लिखना है। तो पहले हम यहां लिखते हैं रैखिक प्रतिरूप, क्षेत्रफल का है ये, तो मैंने ब्रैकेट में यहां पर लिख दिया क्षेत्रफल। तो हम L इंटू बी कर रहे हैं, जिसमें L तो मेरे पास 13 ही है, चौड़ाई उसकी चेंज होती जा रही है। तो इसका मतलब 13 इंटू में मैंने x ले लिया, जिसमें मैंने x जो है वो चौड़ाई को लिया है। अब आप x की जगह कोई भी मान रख दो, क्योंकि आपकी लंबाई तो सेम ही है। तो चौड़ाई मेरे पास x है, यहाँ पर मैंने मान लिया कि माना चौड़ाई x है। तो ये इसका रैखिक प्रतिरूप आ गया। आप कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको x ही लेना है, n m z कुछ भी ले सकते हो, पर साइड में लिख देना जो भी आपने लिया है कि वो आपने चौड़ाई को माना है। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कि एक आयतकार बक्से की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। बक्से के आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसकी ऊंचाई 5, 9 और 13 सेंटीमीटर हो। आयतकार बक्से के आयतन को दर्शाने वाले रैखिक प्रतिरूप को ज्ञात कीजिए। सेमी क्वेश्चन है, वहाँ पर एक आयत था, यहाँ आयतकार बक्सा है जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी है। तो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई आपको निकालनी है हर बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊंचाई आपको निकालनी नहीं है, ऊंचाई आपको दे रखी है लेकिन 3 पार्ट्स में दे रखी है, 5, 9 और 13। आपको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि इसकी लंबाई मुझे कितनी दे रखी है। इसकी लंबाई मुझे 7 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी चौड़ाई मुझे कितनी दे रखी है, इसकी चौड़ाई मुझे 11 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊंचाई के 3 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं। इस पार्ट में अगर मैं अपनी ऊंचाई देखूं तो वो मुझे कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन ज्ञात करना है। आयतन क्या होता है इसका, आयतन का सूत्र क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो 7 इंटू 11 इंटू 5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 77 को हम 5 से इंटू कर देंगे तो 385 आ जाएगा सेंटीमीटर। मीटर में सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे पार्ट में अगर हम अपनी ऊंचाई देखें तो दूसरे पार्ट की ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर। तो इसमें आयतन क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब 7 इंटू 11 इंटू 9 आ जाएगा। तीनों को मैं यहाँ पर अगर इंटू कर देती हूँ तो 77 इंटू 9 तो 693 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम अपना तीसरा पार्ट देखें तो तीसरे पार्ट की जो ऊंचाई मुझे दे रखी है वो मुझे यहाँ पर दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसके आयतन की बात करूं तो फिर वही वो L इंटू बी इंटू एच होगा।
तो इसका मतलब 7 इंटू 11 इंटू 13 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 77 को 13 से इंटू कर दूंगी तो मेरे पास 1001 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने आयतन सबका निकाल लिया, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई करके, तो तीनों का निकल गया। अब मुझे कह रहा है कि इसका रैखिक प्रतिरूप भी लिखिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई तो फिक्स है, सिर्फ हम ऊंचाई को चेंज कर रहे हैं, है ना। तो बस वही हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो L इंटू बी इंटू एच था ना, तो हम यहाँ लिख देंगे लंबाई और चौड़ाई तो हमारी एक ही है, फिक्स ही है, चेंज नहीं है। तो हमने 7 और 11 तो हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर 7 इंटू 11, और मैंने मान लिया कि जो मेरी ऊंचाई है वो h है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि माना, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो, कि माना जो ऊंचाई है वो आपके पास क्या है, h है। तो इसका रैखिक प्रतिरूप आ गया यहाँ पर 77h। आप कुछ भी ले सकते हो। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 भी है इसके अंदर, तो चलिए देखते हैं क्या है। कह रहे सरिता 500 पन्नों वाली एक पुस्तक पढ़ रही है, वह प्रतिदिन 20 पन्ने पढ़ती है। एक गर्ल है सरिता, वो 500 पढ़ने वाली एक बुक को पढ़ रही है, वो हर दिन 20 पन्ने पढ़ लेती है। 15 दिन के पश्चात कितने पृष्ठ पढ़ने शेष रह जाएंगे? 15 दिन के बाद कितने पन्ने बचेंगे जो उसे अभी पढ़ने होंगे, वो बताना है। इसे एक रैखिक प्रतिरूप के माध्यम में दर्शाइए। साथ साथ आपको इसका रैखिक प्रतिरूप भी लिखना है। तो सबसे पहली बात कि पुस्तक में कुल पेज कितने हैं, 500 पेज है, ठीक है। और वो हर दिन क्या कर रही है, यहाँ पर 20 पेज पढ़ रही है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया कि उसके अंदर कुल पन्ने हैं कितने। तो कुल पन्ने हैं उसके अंदर 500, ठीक है। हर दिन वो कितने पन्ने पढ़ती है? हर दिन वो 20 पन्ने पढ़ती है। हर दिन 20 पन्ने पढ़ती है। तो पहले दिन में उसने 20 पढ़े होंगे, तो कितने बचे होंगे, 480 बचे होंगे, ठीक है। तो हमने वही चीज लिख दिया। पहले दिन बचे हुए पन्ने कितने होंगे, 500 में से 20 को घटा दिए तो 480 हो गए। ऐसे अब हम यहाँ पर दूसरे दिन के निकाल सकते हैं। दूसरे दिन के बचे हुए पन्ने, तो 480 में से 20 को घटा देंगे तो वही 460 हो जाएगा। या फिर आप इसको ये भी कर सकते हो कि 500 में से 20 इंटू में 2 कर दो, 2 दिन के पन्ने हटा दिए, तब भी 460 ही आएगा। कुछ डिफरेंस तो आएगा नहीं तब भी, कि कोई चेंज आएगा, ठीक है। ऐसे ही तीसरे दिन के निकाल सकते हैं। तीसरे दिन के बचे हुए पन्ने, तो 500 में से क्या करोगे, 20 इंटू में 3 कर दोगे तो 440 आ जाएगा। आपसे वो कह रहा था कि 15 दिन के पश्चात कितने पन्ने रहेंगे। तो 15 दिनों के पश्चात के पन्ने, तो आप क्या करोगे अब यहाँ 15 दिन तक एक एक तो माइनस नहीं करोगे। तीसरे दिन के कैसे निकालने हैं, 500 माइनस 20 इंटू 3, तो यहाँ 20 इंटू 15 कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 500 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300। तो इसका मतलब उसके पास कितने पन्ने बचे, उसके पास 200 पन्ने बच रहे हैं। 15 दिन के पश्चात 200 पन्ने हैं जो अभी उसको पढ़ने हैं। अब इसका रैखिक प्रतिरूप आपको निकालना है। तो आप कर क्या रहे हो, 20 को जो भी दिन है उससे गुना कर रहे हो, यही कर रहे हो ना। तो बस रैखिक प्रतिरूप निकल गया आपका। तो वो कितना आ गया, 500 माइनस 20 इंटू में n हो गया, ठीक है ना। क्योंकि आप हर दिन 20 पन्ने पढ़ रहे हो तो n हमने यहाँ पर ले लिया।
कि जो n है हमारे पास वो क्या है यहाँ पर, माना nवे दिन के, ठीक है, nवे दिन के बचे हुए पन्ने, उसको मैंने n ही माना है। क्लियर? तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आसान थे, सब में एक जैसी ही चीज़ें थी, सबके रैखिक व्यंजक रैखिक प्रतिरूप लिखने हैं आपको। स्टार्टिंग आपको दे रखी है कि कैसे करनी है, ये बता रखा है कि एक दिन है या घंटे है, जो भी है इतने इतने घंटे में हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं आपको वो देखना है और उसका रैखिक प्रतिरूप निकालना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।